हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे रेलिवेंस ऑफ सोशल साइंस। तो रेलिवेंस का मतलब होता है कि आज के समय में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या सोशल साइंस की आज भी कोई वैल्यू है, क्या हमें सोशल साइंस आज के टाइम पर पढ़ना चाहिए। तो इसको हम 4 एरिया से समझते हैं: सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और गवर्नेंस। तो सबसे पहले है सोशल साइंस एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या सोसाइटी को समझने के लिए सोशल साइंस हमें हेल्प करता है। तो हर सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और सबके रहने का तरीका अलग अलग होता है। तो सोशल साइंस पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि ये जो डिफरेंसेस है, ये जो अंतर है, ये कैसे बने, ये कैसे पैदा हुए और इतने अंतर होने के बाद भी कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं। जैसे इंडिया में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन को मानते हैं, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक कॉमन स्पेस और इंस्टीट्यूशन को शेयर करते हैं। मतलब जैसे कि पब्लिक स्पेसेस हो गई, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट, इनको शेयर करते हैं। तो सोशल साइंस से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि इतनी डाइवर्स सोसाइटी में जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, उनमें यूनिटी कैसे आई, कैसे सब एक दूसरे के साथ रहते हैं बिना किसी झगड़े के। इसके अलावा सोशल साइंस समाज में जो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको पहचानने में भी हेल्प करता है। जैसे कि भेदभाव हो गया, किसी के बारे में पहले से ही कुछ सोच के रखना, कोई नेगेटिव थॉट बना के रखना, दैट्स कॉल्ड प्रेजुडिस। और सोशल एक्सक्लूजन, मतलब कि सोसाइटी के किसी एक ग्रुप को अलग कर देना या फिर उनको इम्पोर्टेंस ना देना। तो ये सब चीज़ें भी हमें सोशल साइंस से पता लगती हैं। तो सोशल साइंस से हमें इन प्रॉब्लम को पहचानने में मदद मिलती है और इसके अलावा इन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ये भी हमें सोशल साइंस बताता है। जैसे कि इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि हर किसी को साथ लेकर चलना। अगर समाज में किसी को किसी हेल्प की ज़रूरत है तो उसको वो हेल्प प्रोवाइड कराना और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये इंश्योर करना। इससे क्या होगा कि जो समाज के हर कोई लोग हैं, चाहे वो निचले तबके के हों, वो गरीब हों, उनको भी समाज की मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलेगा। जैसे कि स्कूल के हर बच्चे को इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिले, या फिर कम्युनिटी के हर एक लोग को साफ़ पानी पीने का मौका मिले, सैनिटेशन मिले। तो यही इंक्लूसिविटी होती है जो हमें सोशल साइंस सिखाता है। इसके बाद है सोशल साइंस एंड द एनवायरनमेंट। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सोशल साइंस एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है। हर इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहता है। जैसे कि अगर उसको खेती करनी है या घर बनाना है तो उसको ज़मीन चाहिए, पानी के लिए उसको रिवर्स चाहिए, रिसोर्सेज के लिए उसको फॉरेस्ट चाहिए, और अगर कोई काम करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। तो हर इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है और इसीलिए वो एनवायरनमेंट का यूज़ भी करता है। तो सोशल साइंस को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि कैसे ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, और अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, तो वो चेंजेस फिर कैसे दोबारा से ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें ज़मीन की ज़रूरत है, और ज़मीन कहाँ से मिलेगी? जब हम जंगलों को काटेंगे। तो जंगलों को काटने के बाद ये जो मिट्टी होगी उसका इरोजन होगा, रेनफॉल कम होगी और वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुँचेगा। और जैसे ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा उसके साथ पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, और जब एनवायरनमेंट में इस तरीके के चेंजेस आएंगे तो ये ह्यूमन हेल्थ और एग्रीकल्चर को ही नुकसान करेगा। तो जब हम इस लिंक को समझ जाते हैं तब सोशल साइंस हमें हेल्प करता है कि हम सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करें। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं या जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, उनको इस तरीके से यूज़ करना कि वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो और आगे आने वाली फ्यूचर के लिए भी वो बचे रहें। तो जो भी रिसोर्सेज को हम इरिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं, उसका तुरंत फ़ायदा देखने के बजाय हम ये देखें कि उसका सोसाइटी और नेचर पर लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट रहेगा। तीसरा है सोशल साइंस एंड इकोनॉमी। देखो, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हर किसी को चॉइस करनी पड़ती है। तो इकोनॉमी में भी हर कोई फैमिली कुछ ना कुछ चॉइसेस करती है, जैसे कि पैसे किस तरीके से कमाने हैं, कहाँ पर खर्च करने हैं और किस तरीके से उनको सेव करना है। तो सोशल साइंस हमें ये बताता है कि इस तरीके जो चॉइसेस होते हैं सिर्फ एक फैमिली नहीं करती, बल्कि सोसाइटी में हर एक फैमिली को चॉइसेस करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर किसी शहर में काफ़ी सारी जॉब्स हैं तो अब क्या होगा कि वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर माइग्रेट करेंगे काम के लिए,
जिससे क्या होगा कि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लेकिन वहाँ के हाउसिंग, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कैसे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। और जब सोसाइटी में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तब डेवलपमेंट करना पड़ता है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं या फिर लोगों को हम ज़्यादा पैसा दे दें, बल्कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि समाज के हर एक वर्ग, हर एक क्लास को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ केयर मिले, अच्छी सेफ्टी हो और वो डिग्निटी के साथ रह सके। तो ये जो आइडिया है ये इक्विटी के साथ लिंक करता है। इक्विटी का मतलब होता है कि हर किसी को बराबर मौके देना और समाज में हर किसी को इक्वल मानना। इसके बाद फोर्थ है सोशल साइंस एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है कि शासन करने का तरीका, वो क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से किसी भी देश में शासन किया जाता है, तो उसको हम गवर्नेंस बोलते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है देश को चलाने के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक वेलफेयर्स, इनके बारे में डिसीजन लेती है। और सोशल साइंस से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये जो डिसीजंस हैं, ये जो फैसले हैं, किस तरीके से लिए जाते हैं, किस तरीके से कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं और कैसे जो सिटीजन्स हैं ये इस तरीके के डिसीजन से जुड़ते हैं, ये इनको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी एरिया में पानी की कमी है तो ये जो प्रॉब्लम है ये गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाई जाएगी, इसको हम लोकल बॉडीज़ के थ्रू पहुंचाएंगे या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके थ्रू। लोकल बॉडी जैसे कि ग्राम पंचायत हो गई या फिर नगर पालिका हो गई, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिनको हम लोगों ने चुना है, तो उनके थ्रू ये जो सारी समस्याएं हैं ये गवर्नमेंट को पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, वोट दे देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि गवर्नेंस में लोगों की भागीदारी हो, लोग जागरूक बने और अकाउंटेबिलिटी को समझे, मतलब कि लोग सरकार से जवाब मांगे। और जब लोगों में ये अवेयरनेस आती है उसके बाद लोग इक्वालिटी और जस्टिस को भी समझते हैं। तो सबके साथ समानता का व्यवहार हो और सबको न्याय मिले, इसके लिए गवर्नेंस में इंक्लूसिविटी और इक्विटी को सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से सोशल साइंस के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको एक साथ पढ़ते हैं, अलग अलग करके हम इनको नहीं पढ़ सकते और किसी एक सब्जेक्ट को पढ़कर हम सोसाइटी के बारे में अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शहर में बाढ़ आती है तो उसको हमें समझने के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब तरीके से देखना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी से हमें समझ में आता है कि वहाँ पे इतनी रेनफॉल क्यों हुई, वहाँ का रिवर सिस्टम किस तरीके का है, वहाँ पर जो ज़मीन है किस तरीके से यूज़ की जाती है और वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। और हिस्ट्री से हमें समझ में आता है कि वहाँ पे शहर कैसे बने, लोग कहाँ से आए और टाइम के साथ वहाँ पे ज़मीन को किस तरीके से यूज़ किया गया है। तो इकोनॉमी से हमें समझ में आएगा कि वहाँ के लोगों की कमाई पर क्या इफेक्ट होगा, लोग दोबारा से कैसे चीज़ों को बनाएंगे और जो गरीब लोग हैं वो कैसे और गरीबी की चपेट में आ जाएंगे। और पॉलिटिकल साइंस में हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, पब्लिक सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जाता है और प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि जो सोशल साइंस है ये अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक सब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि इसमें हम ह्यूमन की लाइफ को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं और कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये भी समझते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।